शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की एक और नई वीडियो में। इससे पहले लेक्चरों में हमने बात की थी जीवाणुओं के द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग तथा विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग और प्रोटोजोआंस के द्वारा होने वाले रोग। ये रोग जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज बात करेंगे एक नए टॉपिक की, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर की, मानव स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में। इस चैप्टर में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है प्रतिरक्षा। इंग्लिश में इसे इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी। ओके, इसे क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिरक्षा। ठीक है, देखिए बायोलॉजी अगर आपको समझनी है तो मैंने आपसे पहले भी आपको बताया था कि शब्दों को तोड़ना सीख जाइए तो बायोलॉजी आपको अपने आप आ जाएगी। प्रतिरक्षा, इसका जरा संधि विच्छेद करेंगे तो क्या संधि विच्छेद होगा? प्रतिधन रक्षा। प्रति का मतलब किसके प्रति रक्षा करनी है, ठीक है, यानी कि एक रक्षा करनी है, किसके प्रति करेंगे? वो रक्षा हम करेंगे प्रतिजन के प्रति। किसके प्रति? प्रतिजन के प्रति हम रक्षा करेंगे। किस सिस्टम के द्वारा? प्रतिरक्षा के द्वारा। ये एक प्रकार का ऐसा तंत्र होता है जो विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बनता है। विभिन्न प्रकार के अंग इसमें आते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से अंग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये जो प्रतिरक्षा है, जिसे इंग्लिश में हम इम्यूनिटी कहते हैं, ये एक्चुअली में प्रतिजन के विपरीत काम करती है। प्रतिजन को मतलब इसमें भी देखिए, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो आप क्या मिलेगा? प्रतिधन जन। यानी कि जन का मतलब क्या हुआ? जन का मतलब हुआ जन्म। किसी नई चीज का जन्म हमारे शरीर में हुआ जो हमारे शरीर के लिए घातक नहीं किया। कोई हम ये कह सकते हैं कोई बाहरी पदार्थ जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया तो ये जो है वो हमने जो बाहरी जो वस्तु हमारे शरीर के अंदर या बाहरी कण हमारे शरीर के अंदर जब ये प्रवेश करता है, ऐसा कोई भी कण जो है वो प्रतिजन कहलाता है। उसी को हम इंग्लिश में एंटीजन कहते हैं। याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन या प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ होता है जो बाहरी वातावरण से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और इसी प्रतिजन के अगेंस्ट हमारा प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो काम करने लगता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे आसपास के वातावरण में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस सदैव एनवायरनमेंट में रहते हैं और ये हमेशा हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर हम इतने एक्टिव ना हो, अगर हमारा शरीर में प्रतिरक्षा सिस्टम ना हो, प्रतिरक्षा तंत्र ना हो, तो हमेशा ये बैक्टीरिया हमको बीमार बनाए रखेंगे और जिससे जो है हम अपने दिन के काम नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर इनके विपरीत, इन प्रतिजनों के विपरीत एक सिस्टम काम करता है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी कोशिकाओं को प्रभावित करता है या हमारे स्किन से वो अंदर एंट्री करके हमारे ब्लड में चला जाता है, तो उस एंटीजन, उस प्रतिजन के अगेंस्ट जो है जो सिस्टम काम करता है उसी को ही हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसी को ही हम प्रतिरक्षा कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? नहीं, अगर ये सिस्टम हमारे शरीर के अंदर ना हो, होता क्या है कभी कभी प्रतिरक्षा तंत्र कुछ लोगों का बहुत कमजोर होता है जिसकी वजह से अक्सर वे बीमार रहते हैं। कभी उनको अक्सर बुखार की प्रॉब्लम होती है, जरा सा भी मौसम में परिवर्तन हुआ तो उनको जुकाम, खांसी हो गई, फीवर हो गया, तो इस तरीके से बीमारियां उनकी होती रहती है क्योंकि उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो सही से काम नहीं कर रहा होता है। तो इस प्रतिरक्षा तंत्र को हमें बड़ा मजबूत करना होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस समय कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, ये भी एक प्रकार का एयरबॉर्न डिजीज है। अर्थात ये कांटेक्ट टू कांटेक्ट भी फैलती है और एयरबॉर्न डिजीज एयर के माध्यम से भी फैलती है। तो इससे हमें बचाव के लिए अपने प्रतिरक्षा तंत्र को हमेशा मजबूत बना के रखना होगा। तो हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र को कैसे मजबूत बना सकते हैं? आप सभी लोगों को पता है कि जैसे जो है विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी जो है अक्सर खट्टी चीजों में पाया जाता है विटामिन सी, और विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। तो ऐसे समय में हमको क्या लेने चाहिए? विभिन्न प्रकार के विटामिन सी से प्रचुरतम चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम आंवला जूस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं या नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो ये इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर आज इसी सिस्टम की बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है और
किस प्रकार से बैक्टीरिया और वायरस को ये मारता है। ये सारी चीजें हम इसी इम्यून सिस्टम के अंदर सीखेंगे। इसलिए ध्यान से अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे और एक नहीं, दो नहीं, 3 या 4 बार इसको सुनेंगे तो ये आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बशर्ते आप ध्यान से इस वीडियो को सुनते रहिए, बस आपको सारी चीजें यहीं पर याद हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिजन की, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। ये प्रतिजन क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, ये प्रतिजन जो है, ये एंटीजन जो है किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई विषाणु हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई फंगस हो सकता है या कवक हो सकता है, या तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के पैरासाइट परजीवी पाए जाते हैं, ये भी जो है एक तरीके से एंटीजन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एंटीजन। तो एंटीजन की परिभाषा क्या हुई? एंटीजन क्या होता है, प्रतिजन क्या होता है? हमारे शरीर के अलावा, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर के अलावा कोई भी पार्टिकल या कोई भी चीज जब हमारे शरीर के अंदर एंट्री करती है तो वो हमेशा क्या होगी? प्रतिजन होगी। ये बात का ध्यान रखिएगा। तब आपका सवाल उठेगा कि सर हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भी तो जो है, जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भी तो हमारे शरीर के अलावा की चीज है, यानी कि बाहर से हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भी प्रतिजन की तरह काम करनी चाहिए। तो बिल्कुल बेटा वो प्रतिजन की तरह ही काम करती है। ओके, याद रखिएगा, जो भी भोजन हम खाते हैं वो प्रतिजन की तरह काम करता है, बट उसको इनएक्टिवेट करने के लिए उसके अंदर जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवाणु विषाणु होते हैं उनको मारने के लिए हमारे स्टमक के अंदर एक सिस्टम होता है। आपको पता है कि हमारे पेट का पीएच बहुत ज्यादा होता है, लगभग 1 से 3, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जीवाणु विषाणु जीवित नहीं रह सकता। जो बहुत ज्यादा मजबूती से अंदर चला गया वो वही जीवित रह सकता है, बाकी साधारण तौर पर इतने पीएच पे, 1 से 3 पीएच पे कोई भी चीज जो है वो जिंदा नहीं रह सकती। तो इस तरीके का सिस्टम हमारे शरीर में है। तो कोई भी बाहरी चीज जब हमारे शरीर में एंटर करती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिजन कहते हैं। फॉरेन पार्टिकल को हम, विदेशी कण को हम क्या कहते हैं? प्रतिजन कहते हैं। अब एक बात देखिएगा, इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या बताएंगे? हमारे शरीर के प्रोटीन्स के अलावा, हमारे शरीर के प्रोटीन्स के अलावा जब किसी अन्य प्रकार की प्रोटीन हमारे शरीर में एंटर करती है तो वो क्या कहलाती है? प्रतिजन कहलाती है। याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंटीजन होते हैं या जो प्रतिजन होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? केमिकली यानी कि रासायनिक रूप से वो मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। याद रखिएगा कि जो हमारे एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं, परंतु प्रोटीन्स के अलावा ये कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। क्या होते हैं? ये पॉलीसेकेराइड भी होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं, अर्थात ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये पॉलीसेकेराइड भी होते हैं, ये लाइपोप्रोटीन के भी बने होते हैं। लिपिड और प्रोटीन को मिला करके लाइपोप्रोटीन बनती है। ये लाइपोप्रोटीन के भी बने हो सकते हैं। इसके अलावा ये न्यूक्लिक अम्ल के भी, इसके अलावा ये न्यूक्लिक एसिड अर्थात न्यूक्लिक अम्ल के भी बने हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिजन होता है वो किन किन चीजों से मिलने वाला, या तो मोस्टली मुख्यतः तो प्रोटीन का बना होगा, बट कभी कभी वो पॉलीसेकेराइड का भी बना होगा, कभी कभी लाइपोप्रोटीन्स का भी बना होगा, कभी कभी न्यूक्लिक अम्ल का भी बना होगा। तो केमिकल नेचर किस क्या हो गया एंटीजन का? एंटीजन का केमिकल नेचर हो गया प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, लाइपोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के ऐसे कण जो हमारे शरीर के अलावा, न्यूक्लिक एसिड तो हमारे शरीर में भी पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर में जब बाहर से एंट्री करता है तो किस तरह काम करेगा? वो एंटीजन की तरह काम करेगा। तो जब ऐसा कोई पदार्थ हमारे शरीर में एंट्री करता है तो उसके विपरीत जो है एक प्रतिरक्षा, एंटीजन के विपरीत, प्रतिजन के विपरीत एक प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर के अंदर निहित होता है, और यही प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर से इन प्रतिजनों के से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एंटीजन और इसको हम बोलेंगे इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। अब बात करते हैं प्रतिरक्षा। देखिए 2 भागों में विभाजित किया जाता है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इम्यूनिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रतिरक्षा को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला तो होती है
एक प्रकार की इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी और दूसरी इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। हिंदी में इसको सहज या स्वाभाविक बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, पहली सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा और दूसरी जो होती है उपर्जित प्रतिरक्षा, उपर्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं इसको, इंग्लिश में से एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, पहली सहज या हम इसको बोल देते हैं स्वाभाविक और दूसरी प्रकार की होती है उपर्जित अर्थात विशिष्ट प्रकार की। ठीक है, अब बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी होती क्या है अर्थात सहज इम्यूनिटी होती क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सहज इम्यूनिटी जो होती है या जो सहज प्रतिरक्षा होती है वो वास्तव में होती क्या है? ये जो है सबसे पहले तो इनबॉर्न होती है यानी कि पैदाइश होती है। दूसरी चीज है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, इनबॉर्न होती है, इनहेरिट होती है और ये क्या करती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का वायरस हो या कोई अन्य चीज हो, उसके प्रति जो है उन सारों के प्रति समान रूप से कार्य करती है। ठीक है, वो समान रूप से कार्य करती है, किसी विशेष प्रकार के बैक्टीरिया या विशेष प्रकार के वायरस के प्रति काम नहीं करती। वो सामान्य रूप से चाहे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सामान्य रूप से ये क्रिया होती है और सभी के लिए एक जैसी क्रिया होती है, अर्थात चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम सहज या स्वाभाविक इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, और ऐसी इम्यूनिटी अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। सहज इम्यूनिटी जो होती है वो कैसी होती है? अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। अ माने होता है नहीं, विशिष्ट माने होता है विशेष प्रकार की, यानी कि ये विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा नहीं होती कि एड्स का वायरस अगर आ रहा है तो एड्स के वायरस के प्रति हमें जो है उसी वायरस के प्रति हमें काम करना है, दूसरे वायरस के प्रति काम नहीं। तो ये इसमें विशिष्टता नहीं होती और जिसमें विशिष्टता नहीं होती वो एक ही समान कार्य करता है, सबके लिए एक ही जैसे काम करता है। भाई कोई भी एंटीजन या कोई भी जब प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये सीधे से एक ही जैसे सारा काम करती है, चाहे बैक्टीरिया चाहे वायरस चाहे प्रोटोजोआ, इसलिए इसे अविशिष्ट कहते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जिसे उपर्जित इम्यूनिटी भी कहते हैं, उपर्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ये अर्जित की जाती है, ये हमारे शरीर में अर्जित की जाती है, अर्थात जब कोई विशेष प्रकार का बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये उसके लिए विशेष प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ओके, तो क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए निश्चित होती है। अगर कोई जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम कोई डिजीज हुई, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब कोई डिजीज होती है तो उसके प्रति जब एंटीबॉडी बनानी होती है ना तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि वो नई डिजीज होती है, उसके प्रति हमें उसको खंगालने में या उस बैक्टीरिया के केमिकल कंपोजिशन को देखने में हम कह सकते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसमें बॉडी को थोड़ा टाइम लग जाता है, एक्युमुलेशन हो जाने में, होने में टाइम लगता है बॉडी को। ठीक है, तब जाके उसकी एंटीबॉडी बन जाती और जब उसके हमारे शरीर में उसकी एंटीबॉडी बन जाती उस बैक्टीरिया या वायरस की, तो जब कभी बन जाती तो बन के नष्ट कर देती और फिर कभी फ्यूचर में वही बैक्टीरिया और वायरस जो है जब हमारे शरीर के अंदर दोबारा प्रवेश करता है तो तुरंत हमारे शरीर के अंदर बन के उसको नष्ट करने का काम करती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? विशिष्ट प्रतिरक्षा। विशिष्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है एक विशिष्ट प्रकार की बीमारी के लिए काम करती, यानी कि एड्स के लिए विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी बनेगी, पोलियो के लिए विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी बनेगी, कोविड-19 के लिए विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी बनेगी। आगे बात समझ में। अब जैसे कोविड-19 की बात करते हैं तो सर इसकी बीमारी तो हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो जानी चाहिए, तो डेवलप तो हो ही रही है बेटा। इसीलिए देखिए जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ था 21 मार्च की बात करते हैं तो 21 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था तो 2 महीने के लिए लॉकडाउन किया गया। ये बहुत अच्छी बात थी। लॉकडाउन होने से क्या हुआ, तो जो बैक्टीरिया या वायरस जिन लोगों को इन्फेक्ट किया था उनके अंदर जो है इम्यूनिटी बनने में टाइम लगी। इम्यूनिटी कहने का मतलब एंटीबॉडी बनने में टाइम लगी और एंटीबॉडी बनने में जब टाइम लगा तो जब एंटीबॉडी बन गई तो इन्फेक्ट अगर लॉकडाउन नहीं करते तो इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा फैल जाता, चारों तरफ फैल जाती बीमारी। अब क्या हुआ, जिन लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन गई वो जो है डेड नहीं हुए, वो जो है लिविंग है, तो उनके सीरम निकाल करके दूसरों को दे करके, क्योंकि आपको पता है सीरम के अंदर एंटीबॉडी होती और एंटीबॉडी देकर तो उसकी एंटीबॉडी आपके काम भी आ रही। तो ऐसी चीजें ध्यान रखिएगा कोविड-19 के केस में।
यहाँ पर कोविड-19 के केस में आपको पता है जो है आप लेटेस्ट टाइम की बात करें, आप पीक टाइम चल रहा है इन्फेक्शन का, इस पीक टाइम में जो रेट ऑफ डेथ है वो बहुत कम हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बूस्टर पहले से ही वो जो है जनरेट हो चुकी है। तो इसलिए हम कहेंगे इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, विशिष्ट प्रकार की इम्यूनिटी होती है और विशेष प्रकार के बैक्टीरिया वायरस के लिए काम करती है। तो इसको हम बोलते हैं उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा। चलिए बात करते हैं सहज और स्वाभाविक के विभिन्न प्रकार के अवरोधों के बारे में। देखिए अवरोध क्या होता है, जैसा कि बैक्टीरिया वायरस को हमारे शरीर के अंदर एंट्री करने ही नहीं देना, जब ये हमारे ब्लड में नहीं मिलेगा तो ये रोग पहुंचा ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहली व्यवस्था होती है प्राइमरी लेवल पर जो इम्यूनिटी काम करती है उसे हम सहज या स्वाभाविक इम्यूनिटी कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पर जो इम्यूनिटी काम करती है उसको उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। आगे बात समझ में, यहाँ पर बात करेंगे सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा की। सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा में किन के कौन कौन से अवरोध पाए जाते हैं? पहला अवरोध होता है शारीरिक अवरोध, दूसरा अवरोध होता है कारकीय अवरोध और तीसरा अवरोध होता है कोशिकीय अवरोध और चौथा होता है साइटोकाइन्स। ठीक है, इस तरीके से ये अवरोध होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होने देते। ओके, सबसे पहले हम शारीरिक अवरोध की बात करेंगे। आपको पता है कि हमारे शरीर के ऊपर जो है लार्जेस्ट ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम स्किन कहते हैं, त्वचा कहते हैं। इस त्वचा के सबसे ऊपर जो इस त्वचा का जो सबसे ऊपर वाला एपिडर्मिस का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है त्वचा का, वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोज एपिथेलियम का बना होता है और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोज एपिथेलियम के ऊपर केराटिन की लेयर पाई जाती है। अर्थात ये केराटिन हमारे शरीर से अलग होता है, इसलिए बाहर की जो त्वचा होती है खुदरी होती है, उसकी जो स्किन होती है बाहर निकलती रहती है। मोल्डिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? मोल्डिंग कहते हैं। और ये मोल्डिंग हमारे शरीर में हमेशा होती रहती है। तो होता क्या है कि जो बैक्टीरिया वायरस हमारे स्किन के ऊपर बैठा है तो उसकी स्किन हमेशा मोल्ड होती रहती है, तो बैक्टीरिया वायरस स्किन नीचे गिरती रहती है, तो ये बैक्टीरिया वायरस हमारी स्किन से हमेशा हटते रहते हैं। इस तरीके से हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या? शारीरिक अवरोध ये स्किन के द्वारा होता है। दूसरी चीज शारीरिक अवरोध में म्यूकस भी आता है जिसे हम श्लेष्म कहते हैं। श्लेष्म देखिए हमारे माउथ के अंदर म्यूकस होता है, हमारे नोज के अंदर म्यूकस होता है। ठीक है, जेनिटल ऑर्गन्स में जो है जहां-जहां पर म्यूकस वहां पर हमेशा होगा, जहां से कोई बाहरी तत्व हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। बस सीधी सी बात याद रखिए, चाहे आप कहीं से भी देख लीजिए, हमेशा म्यूकस वहां पर होगा। वहां पर हमेशा म्यूकस ग्लैंड पाई जाएंगी जहां पर हमारे शरीर से अंदर प्रवेश करने के लिए कोई जो भी साधन हो, वहां पर जो भी चीजें हो जहां से कोई चीज अंदर प्रवेश कर सकती है वहां पर म्यूकस जरूर पाया जाएगा। और ये म्यूकस क्या होता है बेटा? ये म्यूकस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे लाइसोजाइम कहते हैं और ये एंजाइम लाइसोजाइम जो है बैक्टीरिया या वायरस को खत्म करने का काम करता है। तो ये तो हो गया प्राइमरी लेवल पर हमारा शारीरिक अवरोध। अब बात करते हैं कायकीय अवरोध में। कायकीय अवरोध में जो है वो आता है पहला श्रवण जिसे इंग्लिश में सिक्रीशन कहते हैं, दूसरा आता है पीएच, इसमें तीन चीजें आती हैं। पहला सिक्रीशन, दूसरा आता है पीएच और तीसरा आता है फीवर। ये चीजें याद रखिएगा, जैसे ज्वर बोलते हैं। सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? श्रवण बोलते हैं। पीएच को आप जानते ही। तो सिक्रीशन में क्या होता है? हमारी त्वचा के ऊपर सीबस ग्लैंड पाई जाती है। ये सीबस ग्लैंड जिसे हम तेल ग्रंथि कहते हैं, ये तेल ग्रंथि से तेल निकलता रहता है और ये तेल जो है इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है? फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड होता है। ये फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड जो है हमारे बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। इसके अलावा जो स्वेट ग्लैंड होती है जिसे श्वेत ग्रंथि कहते हैं, ये पसीने का निर्माण करती है और पसीने में ही याद रखिएगा क्या क्या चीजें पाई जाती है? पसीने में सॉल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, सॉल्ट, लैक्टिक एसिड और लाइसोजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करने का काम करता है। पीएच किस प्रकार से हमारे शरीर की बैरियर अर्थात अवरोध का काम करती है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो खाना खाते हैं उसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, ये सीधे हमारे स्टमक में चले जाते हैं। स्टमक में हमारा जो पीएच होता है वो 1 से 3 के बीच में होता है और 1 से 3 पीएच, इस खतरनाक पीएच में कोई भी लिविंग वस्तु जो है वो जीवित नहीं रह सकती। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। इसलिए पीएच का सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है। अब बात करते हैं ज्वर। ठीक है, होता क्या है कि जब कोई बैक्टीरिया वायरस किसी भी कारण से हमारे ब्लड में एंट्री कर जाता है और हमारी कोशिकाओं पर कब्जा जमा लेता है और अपनी जनरेशन
तो उस जनरेशन उत्पन्न करने के दौरान ये जो बैक्टीरिया या वायरस है हमारे शरीर से बहुत हानिकारक टॉक्सिक जहरीले पदार्थ निकालता है। इन पदार्थों को हम पायरोजेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोजेन। क्या बोलते हैं इसको? पायरोजेन बोलते हैं। पायरा मीन्स ही होता है टेम्परेचर और जेन मीन जनरेट, यानी कि ऐसे पदार्थ जो शरीर का ताप बढ़ाते हैं उनको हम पायरोजन कहते हैं। और ये जो पायरोजन है बेटा, ये बैक्टीरिया या वायरस की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से उत्पन्न हुए पदार्थ भी हो सकते हैं और हमारे शरीर से उत्पन्न हुए पदार्थ भी हो सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पायरोजेंस होते हैं। ये पायरोजेंस ब्लड में मिल करके हमारे मस्तिष्क में जाकर के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में जाते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हाइपोथैलेमस में ही थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, अर्थात टेम्परेचर का केंद्र जो होता है हाइपोथैलेमस में होता है। ये पायरोजेंस वहां पर जाकर के हमारे हाइपोथैलेमस के टेम्परेचर की डिग्री को और बढ़ा देते हैं और फिक्स कर देते हैं, छोड़ देते हैं वहां। इसलिए हमारे शरीर की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ने से हमें फायदा क्या होता है? जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, आपको पता है कि बैक्टीरिया या वायरस एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं। अगर उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हुआ या उस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर हुआ तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, अपनी जनरेशन उत्पन्न नहीं कर पाएंगे।